अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। जो इस वक्त तक की इतलात हैं उसके मुताबिक लंदन जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। पस मंज़र और पेश मंज़र में रहने वाली शख्सियात जो हैं वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें भी हो रही हैं। क्या इन मुलाकातों के नतीजे में ये अक्स किया जाए कि मियाँ साहब जो हैं वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए? अगर ये सोच है तो फिर इस सोच के पीछे बहुत सारे अवामिल भी कार फरमा हैं, और अगर वो अवामिल कार फरमा हैं तो इसका मतलब ये है कि वोट को इज़्ज़त दो का मामला जो है वो फिर सवालिया निशान बन जाएगा। दिखाई ये देता है कि एतबार जो है और एतमाद जो है उसका एक फुकदान है, और यही वजह बन रही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इससे पहले भी पंजाब में और वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस ख्वाहिश को उन्होंने कोई वक़्त नहीं दी थी कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाए। मुस्लिम लीग न्यूज़ का ख्याल ये है कि एक टेलीफोन के ऊपर मामलात जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, और जब तक यकीन दहानी ना हो या यकीन ना हो उस वक़्त तक तहरीक अदम एतमाद का खेल खेलना जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, और वो उसका मलबा जो है वो वापस अपने पर ही गिर सकता है। लेकिन अगर मुज़ाहमती सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जिस तरीके से 23 मार्च का महंगाई मार्च का ऐलान किया गया है उससे दिखाई ये देता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको ये यकीन नहीं है कि महंगाई होने के बावजूद, लोग जो हैं वो इज़्तिराब का शिकार होने के बावजूद, मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक हिजानी कैफियत होने के बावजूद जो है वो साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि महंगाई जो है उसमें कमी हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बस यही कोई 3-4 महीनों की बात। अगर 23 मार्च को देखा जाए तो ये भी 3 महीने ही बनते हैं, और अगर महंगाई का मसला उस वक़्त तक हल हो जाता है तो फिर शायद अपोजिशन की गिरफ्त जो है वो मज़ीद कमज़ोर होगी। गो कि इस वक्त भी मामलात जो हैं वो बयानात और बयानात से दावों के दरमियान जो है वो खेले जा रहे हैं, और ज़ाहिर है कि ये ड्रिबलिंग जो है ये हुकूमत को कोई ज़्यादा मुतासिर नहीं कर पा रही है, और वो जिस तरीके से रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं अपोजिशन जो है वो उसका जवाब जो है उस जारहानापन से नहीं दे पाती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के अगर बयानात देखे जाएं महंगाई के हवाले से तो उसमें भी एक इनकिसारी दिखाई देती है। यही माहौल अगर इमरान खान के पास होता बहसीत अपोजिशन में होते हुए, मामलात जो हैं वो कुछ और होते। ये सियासत जो है ये किस रुख जाएगी, ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान सीजन पॉलिटिशियन हैं, सोच और फिक्र के हामिल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे मैंने बात की कि लंदन जो है वो यकीनन सरगर्मियों का मरकज़ जो है वो बना हुआ है, और ज़ाहिर है मुलाकातें हो रही हैं, आपको लगता है कि आप लोग तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे? शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, जहाँ तक लंदन का सवाल है, चूँकि कायद नवाज शरीफ साहब वहाँ पे हैं, तो जो भी कोई सीनियर रहनुमा लंदन जाता है वो ज़रूर उनकी तीमारदारी करने के लिए उनसे मिलता है, मुलाकात करता है। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। जहाँ तक आपने अपने इब्तदाइये में जो हालात बताए कि बेहतर हो रहे हैं, तो मैं बहुत अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि मैंने तो नहीं देखा दिन-ब-दिन महँगाई में इज़ाफ़ा हो रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं। और अगर हुकूमत के वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि महँगाई कम हो रही है, तो मुझे ये ज़रा इस बात का जवाब दें कि 350 अरब रुपए के जो टैक्स ये मिनी बजट में तजवीज़ कर रहे हैं, उनके बाद तो महँगाई की नई सुनामी आएगी। इसी तरह जो अब हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला किया है, उससे मईशत में सुस्त रवी होगी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ेगी और आपके कर्ज़ों का बोझ भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हुकूमत मज़ीद कर्ज़े लेने पे मजबूर होगी और मुल्क के अंदर अफरा-तफरी ज़्यादा फैलेगी, एहसन इकबाल बेरोज़गारी साहब, मैं इससे इकॉनमी पर मैंने आना है, वो आपसे मैं प्रॉपर बात करूंगा। मैं थोड़ा सा
शुरू में सियासी मामलात जो हैं वो थोड़ा सा आपसे उस पर बात कर लूँ। ये जो चीज़ अक्स की जा रही है वो इस बात से भी अक्स की जा रही है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा है कि हमारे अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, ये उनका इशारा था या ये कि कुछ रोड मैप तय हुआ है, कुछ चीज़ें मामलात जो हैं वो आगे बढ़े हैं? देखिए, जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू में बात की है, वो एक असूली बात की है कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं और सदर ही बिलअमूम वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होते हैं। तो उन्होंने कोई ऐसी नया पॉलिसी बयान नहीं जारी किया, जो एक हमारे पार्टी में रवायत रही है, उसी को उन्होंने पेश किया है। दूसरी बात जो आप नो कॉन्फिडेंस की कर रहे थे, देखिए इस वक्त अगर हमने सिस्टम को, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसको तब्दील करना है, तो उसके दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि इतना बड़ा संगीन बहरान पैदा हो असेंबलियों के अंदर, सारी ऑपोजिशन इज्तिमाई तौर पे इस्तीफे दे दे, तो फिर 800 में से 400 सीटों पे इलेक्शन कराना नामुमकिन है, फिर आम इंतखाबात ही होंगे। और दूसरी सूरत जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो और उसके नतीजे में अगर वो कामयाब होता है तो नया वज़ीर आज़म असेंबलियों को बर्खास्त करके नया इलेक्शन का ऐलान करे। चूँकि पाकिस्तान के आइन में असेंबली तोड़ने का अब 18वीं तरमीम, उससे पहले जो 58(2)B है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो अब ये हल नहीं है कि आप सदर के ज़रिए असेंबलियाँ तोड़वा सकें। असेंबली तोड़ने का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आज़म को है। सो तीसरा रास्ता ये है कि इमरान खान साहब इतने दबाव में हों या वो अपनी इस कैलकुलेशन में हों कि वो समझें कि उनके लिए आज के हालात आने वाले कल से बेहतर हैं और मज़ीद इक़्तिसादी बहरान गहरा होगा, तो जितनी जल्द इलेक्शन करा लें उनके लिए शायद कुछ सीटें बच जाएंगी, तो फिर वो खुद भी असेंबलियां तोड़ सकते हैं। तो एहसन यही इकबाल साहब, ये जो आपने बात की है, क्या इससे ये नतीजा अक्स किया जाए कि जो आप लोग इस्तीफ़े नहीं दे रहे हैं, जो जैसे आपने ज़िक्र किया कि एक बड़ा बहरान पैदा हो सकता है, आप भी चाहते हैं कि हुकूमत चले, 5 साल पूरे होते हैं तो 5 साल पूरे हो जाएं, अगर गिरनी है तो खुद ही गिर जाए? इसका मतलब है कि मामलात सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद हैं कि हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, परसों जा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत जल्द अज़ जल्द रुखसत हो, लेकिन हमारे यहाँ ये सोच है कि अगर ऑपोज़िशन में से एक धड़ा असेंबली के अंदर मौजूद रहेगा और बाकी ऑपोज़िशन इस्तीफ़े देगी, मिसाल के तौर पे अगर पीपल्स पार्टी असेंबलियों में बैठी रहे, तो फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर एक हुकूमत ऑपोज़िशन का खेल खेल सकते हैं और फिर ये भी मुमकिन है कि जो हमारी सीटें खाली हुई हैं, उन पर अगर हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन कराएगी, तो 2/3 अक्सरियत के ज़रिए वो 18वीं तरमीम को रिवर्स कर सकती है। वो आइन और कानून, अभी आपने देखा किस तरह उसने मुश्तरका सेशन में कानून साज़ी को बुलडोज़ किया, तो उनके लिए तो एक खुला मैदान होगा, उन्हें परमिट मिल जाएगा, वो जिस तरह के मर्ज़ी कानून बनाएँ और उससे मुल्क के अंदर एक नया कानूनी आइनी इंतशार हो जाएगा। तो इसलिए या तो सारी ऑपोज़िशन मिलके इस्तीफ़ा दे, और अगर सारी ऑपोजिशन इस्तीफा नहीं देती, तो हमें फिर असेंबली और पार्लियामेंट के मैदान को खुला नहीं छोड़ना चाहिए कि हुकूमत अपने मनपसंद कवानीन और आइनी तरामीम को बुलडोज कर कर सके। सकते। एहसन इकबाल साहब, आप ज़ाहिर है आपका पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी से रब्ता है, पार्लियामान में शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, इस मौजू पे उनसे बात हुई कि अब ये वक्त हो सकता है कि इस्तीफ़े जो हैं वो नतीजा खेज साबित हों, तो पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल आपको दिखाई देता है अगर हुई है बात? जी, आपके इल्म में है कि सबसे साजगार मरहला जो इस्तीफ़ों का था वो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ था। उस वक्त 9 जमातें पीडीएम की इस्तीफ़ा देने के हक में थीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारी वो 6 महीने की जो मेहनत है वो भी ज़ाय हुई और वो मोमेंट चला गया। अब ये है कि हम समझते हैं कि अगर हम हालात जिस तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, अब खुद पीटीआई के अरकान असेंबली पे उनके वोटर्स का, उनके हलकों का बहुत शदीद दबाव है और ख़ुद पीटीआई के अंदर से अरकान असेंबली इन पॉलिसी से डिस्टेंस करना चाहते हैं जो वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी साहब इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। आपने बलूचिस्तान में भी देखा कि वहाँ हुकूमत की जो तब्दीली हुई वो बुनियादी तौर पे ख़ुद हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से या हुक्मरान जमात की तरफ से जो डिसिडेंट ग्रुप है,
उसके नतीजे में वो तब्दीली मुमकिन हुई। हमने 2 मिसालें हाल ही में देखी हैं। एक, जब वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया, तो किस तरह एजेंसियों के ज़रिए बाज़ हुकूमती अरकान को जो वोट नहीं देना चाहते थे, बरामद किया गया और उनसे वोट डलवाए गए। फिर अभी मुश्तरका इजलास के अंदर हुकूमत की हलीफ जमातें बरमला कह चुकी थीं कि वो वोट नहीं करना चाहती, लेकिन टेलीफोन आए, उन्हें भी मजबूर किया गया कि वो वोट डालें। तो इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस है, ये एक बड़ा ख़तरनाक खेल है, चूँकि इसमें अगर रियासती इदारे गैर जानिबदार नहीं होंगे, तो फिर इसमें कामयाबी का इम्कान तकरीबन ना होने के के बराबर बराबर होता है। है। एहसन इकबाल से मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। एहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि आप एक मुज़ाहमती उसकी बात करते हैं, बड़ा जोश और जज्बे के साथ हम देखते रहे, गुफ्तगू होती रही, हुकूमत के जाने की तारीखें भी दी जाती रहीं, लेकिन जब महंगाई, जिसका आप इतने तवातुर के साथ, इतने तसलसल के साथ, और पहला लफ्ज़ ही यहीं से शुरू होता है, उसके मार्च का आपने तारीख दी, तो आप 3 महीने जो है उसको आगे ले गए। आपको क्या लगता था, महसूस होता है, क्या लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं, या आप ये समझते हैं कि नहीं, अभी महंगाई की लोग इतनी हीट महसूस नहीं कर रहे हैं कि 3 महीने ज़रा और इनको महंगाई के चूल्हे पे बैठा रहने दो? देखिए, एक तो जैसे आपने कहा, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग ही सब कुछ होती है, और अगर आपकी टाइमिंग ठीक है तो फिर जो भी आप कदम उठाते हैं वो कामयाब होता है। हुकूमत के फैसले हैं, इनके असल असरात जो हैं वो अगले 2-3 माह के अंदर आएंगे, जबकि लोगों को मालूम हो जाएगा, जिनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं उनकी पट्टियां भी खुल जाएंगी कि ये हुकूमत ने पाकिस्तान को किस खाई में फेंक दिया है। तो मार्च उस लिहाज से एक अहम महीना है। फिर 23 मार्च का दिन एक बहुत अलामती हैसियत रखता है। ये दिन वो दिन है जिस दिन हमने बर्रे सगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने का अज़म किया। फिर ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पहला आइन 23 मार्च 1956 को पास किया। हमारी सारी जद्दोजहद आइनी हुक्मरानी की है और अवाम की उमंगों को एहतराम करने की है। तो इसलिए हमने 23 मार्च का इंतखाब किया है कि ये एक संग मील है इस हवाले से पाकिस्तान की तारीख में। दूसरी बात यह है कि जो कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर कोई नो कॉन्फिडेंस की मूव भी हो सकती है, तो उसको भी मौका मिल जाएगा कि 2-3 माह में पता चल जाएगा कि हालात उस ऑप्शन के लिए भी साजगार हैं या नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली जो 23 मार्च के बाद मुज़ाहमती जो तहरीक है वो आगे बढ़ेगी। और बाकी मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, आपने शुरू में कहा कि शायद आप चाहते हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये हुकूमत मुद्दत पूरी कर गई, तो जो इस वक्त मईशत का, मुआशरत का, सियासत का और सफारत का बहरान है, जिसने पाकिस्तानी रियासत को खोखला कर दिया है। एक हमारी दौर की जो रियासत है, नेशन स्टेट है, उसकी 4 बुनियादें होती हैं। उसकी मईशत, उसकी सियासत, उसकी मुआशरत, उसकी सोसाइटी और उसकी सफारत, उसकी डिप्लोमेसी। चारों की चारें हमारी बुनियादें ढह चुकी हैं, गिर चुकी खैर, हैं। और नहीं, इस इसमें वक्त अब एक सवाल है एहसन इकबाल साहब। सवाल ये है कि ये भी एक तासुर है कि देखें, 23 मार्च एक बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ी तकरीब होती है इस्लामाबाद में, बाहर से भी डिग्निटरीज उसके अंदर आती हैं, तो ये लगता ही है कि तारीख इसीलिए दी है कि ठीक है, फिर और एक महीना आगे की तारीख देने का एक मौका मिल जाएगा। वो देखिए, एक दिन होता है 14 अगस्त, तो उससे भी बड़ा दिन है हमारा, यौम आज़ादी है। और इमरान खान साहब ने तो 14 अगस्त का इंतखाब किया था, जिस दिन यौम आज़ादी पे वो लोगों को धरने के लिए लेके निकले थे। लिहाजा 23 मार्च पे इस हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि ये 23 मार्च असल में तो अवाम का दिन है। 23 मार्च 1940 को अवाम ने ख्वाब देखा था। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान को पहला आइन मिला था।
तो अगर 23 मार्च को एक अवामी परेड भी हो जाए तो कोई मुज़ाहिका नहीं कि चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आकर इस अज़म का इजहार करें कि वो पाकिस्तान को एक मजबूत जमहूरियत देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती देखना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए, अवामी वोट के एहतराम के लिए, जो 23 मार्च से ज़्यादा दिन उसके लिए कोई और मौजू नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब एहसन इकबाल साहब, इस हवाले से फिर ज़रा आगे बढ़ेंगे। ये फरमाइए, आपने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान को असूली कहा कि पार्टी के सदर हैं, वही वज़ीर आज़म होंगे। इससे पहले जब भी इस तरह की कोई मौक़े आए हैं तो उसके रास्ते में ज़ाहिर है कि ब्रेकर्स थे और फिर वैसा नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको ये तासुर यकीनी है कि ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब भी नाअहल हैं, मरीम नवाज़ साहिबा का भी आपको लगता है कि नाउम्मीद हो चुके हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, ये एक असूली मौक़िफ़ है, और जब आप असूल की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि एक फ़ैसला है। तो ये फिर आपको लगता है कि बयानिया भी एक मोल्ड में आ गया है और वो कन्फ्यूजन दूर हो गया है? देखिए, मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ नदीम साहब, मुस्लिम लीग नून में बयानिया का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक हम सब एक ही बात करते हैं कि 72-74 साल हो गए हैं पाकिस्तान की तारीख में, हम एक म्यूज़िकल चेयर में चल रहे हैं, हम एक दायरों का सफ़र कर रहे हैं। हिंदुस्तान कहाँ चला गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया, कुछ हमें अपनी तारीख से, अभी 16 दिसंबर आने वाली है, 50 साल हो जाएंगे सकूत मशरक़ी पाकिस्तान को। हमने एक सबक नहीं सीखा, एक भी सबक नहीं सीखा। वो तमाम हमारी हरकत जिनकी वजह से पाकिस्तान टूटा, हम उनके ऊपर आज भी बड़े खुशी के साथ बरज़ा और रग़बत अमल कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? तो ये अब वक़्त आ गया है कि पाकिस्तान को अगर हमने मज़बूत करना है, और ये मफ़ाद सियासतदानों का नहीं है, ये किसी एक तबके का नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज का भी तभी मकसद पूरा होगा जब पाकिस्तान मज़बूत होगा सियासी तौर पे और मुआशी तौर पे। पाकिस्तान की अदलिया भी तभी तरक्की करेगी, फले-फूलेगी अगर पाकिस्तान सियासी और मुआशी तौर पे मज़बूत होगा। पाकिस्तान के सियासतदान की भी तभी कदर होगी अगर पाकिस्तान मुआशी और सियासी तौर पे मुस्तहकम और मज़बूत होगा। तो ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम देखें कि ये मुल्क कैसे बच सकता है, ये कैसे तरक्की कर सकता है, और वो रास्ता सिर्फ़ यही है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। हमने आइन सामने रखा हुआ है, लेकिन हम अमल उसके बरखिलाफ करते हैं। जैसे आज मिसिंग पर्सन्स का शोर है, मुस्लिम लीग नून मिसिंग आइन का शोर मचा रही है कि भाई खुदा के लिए इस आइन को बरामद करो, इसके ऊपर अमल करो। हमारा किसी से ना झगड़ा है, ना हमारी किसी से लड़ाई है। हम ना मज़ामत चाहते हैं, ना हम मुफाहमत चाहते हैं, हम सिर्फ आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। और ये आइन की हुक्मरानी से किसी को डरना नहीं चाहिए। चाहिए। आइन की एहसन इकबाल साहब, आप ज़रा वो पहला पोर्शन शहबाज शरीफ वाला उसका भी जवाब दे दें ताकि फिर आगे बढ़ें। जी, शहबाज शरीफ साहब वाली बात का भी जवाब दे दें। नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हमेशा यही रवायत रही है कि जो सदर होता है वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होता है। तो ये बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसी पस मंज़र में की है, और इसमें कोई वाक़याती तौर पे या कानूनी तौर पे उन्होंने गलत बात नहीं की। अच्छा, ये जो अब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस और फिर FIA जिस तरीके से है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस सारे तनाजुर में जो आगे मराहिल आ रहे हैं उसमें इस हद तक मौसर हो सकेंगे? देखिए, ये हुकूमत जो है अपने इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इनसिक्योर लीडर हैं, और किसी भी शख्सियत से या लीडर से अगर उन्हें खौफ है कि वो उनका मुतबादिल हो सकता है, तो वो चाहते हैं कि उस मुतबादिल को किरदार कुशी करके ख़राब किया जाए और उसको रोका जाए उसका रास्ता। लेकिन इस तरह रास्ता नहीं रुक सकता, चूँकि ये जितने केसेस आज तक इन्होंने बनाए हैं, वो अलिफ लैला की कहानियाँ साबित हुई हैं, और कोर्ट ऑफ लॉ में आज भी किसी एक केस के अंदर इतना मीट नहीं था या कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे ये हमारी किरदार कुशी करते हैं। यही शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग के जिस सबूत के ऊपर या जिस कहानी के ऊपर FIA और NAB कहानियां बना रहे हैं और रेफरेंस बना रहे हैं,
ये सारे का सारा इन्होंने बरतानिया की नेशनल जो उनकी क्राइम की और करप्शन की एजेंसी है जो देखती है उसे ना, उसको एनसीए को ये सब कुछ दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इनका एविडेंस उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स को क्लियर किया। तो बैनुल अक़वामी कोर्ट्स के अंदर जो केस जाता है, जो बैनुल अक़वामी स्क्रूटनी में केस जाता है, वो क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर यही तो बात है कि एहतसाब का पूरा अमल इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। एफआईए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं वज़ीर दाखिला रहा हूँ, कभी हमने एफआईए को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए या सियासी एजेंडा में इस्तेमाल नहीं किया था। और मुझे बड़ा दुख है कि एफआईए, जिसके अंदर पुलिस के अफसरान होते हैं, पीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, ये एक बड़ा प्रोफेशनल इदारा होता था, लेकिन इसको जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली और लीडर्स के खिलाफ इस्तेमाल करके इसे नैब 2 बना दिया जा रहा है, ये उन अफसरों की प्रोफेशनलिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है जो दब्बा है। आला। एहसन इकबाल साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। एहसन इकबाल साहब, अब ज़रा ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी बहुत बात होती है। ज़ाहिर है महंगाई जो है उसकी बात होती है, वो है भी, उसके असरात अपनी जगह पे हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हैं, ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन जो हालात हैं और जिस तरीके से एक आवाम के अंदर रद्द-ए-अमल आना चाहिए, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो और यही शायद वजह है कि आपको भी ये चीज़ें जो हैं ये रोक रही हैं किसी एहतजाजी मोड में जाने के लिए। देखिए, ये आपका बहुत अहम सवाल है नदीम साहब। मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी किसी मुआशरे के अंदर इक़्तिसादी बहरान पैदा होता है, तो उसके पहले मरहले के अंदर लोग अपनी रोटी कमाने के लिए, अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए वो नफ़्सा नफ़सी में मसरूफ़ होते हैं। वो हाथ पैर मारते हैं किसी तरह हमारा गुज़ारा चल जाए। लेकिन जब हर तरफ से वो मायूस होते हैं, तो फिर वो जत्थे, वो हजूम, वो गिरोह, वो अवाम भूख, महंगाई, बेरोज़गारी के हाथों जब सड़कों पे निकलते हैं, तो वो एक इनकलाब को लेकर आते हैं। मैं ये बात कह चुका हूँ कि हमारे लिए नहायत ख़तरनाक बात ये है कि हमारी आबादी ओवर स्पीडिंग से बढ़ रही है और 2018 के बाद हमारी मईशत को क्रैश करके अंडर स्पीडिंग पे डाल दिया गया है। तो जिस मुआशरे में आबादी ओवर स्पीडिंग पे हो और मईशत अंडर स्पीडिंग पे हो, वो खूनी इनकलाब की तरफ बढ़ता है। वहाँ पर फिर लोग भूख नंग के हाथों और गुर्बत के हाथों देखते नहीं सामने क्या है। हमें उस वक्त से बचना चाहिए और हमें इस मईशत को संभालना है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दिए हैं। आज जो हम कीमत अदा कर रहे हैं, ये उस नासमझी की, नाअहली की, ना तजुर्बेकारी की, जिसके बारे में मैं तो इलेक्शन से पहले भी कहता था कि आप अनाड़ी से मोटरसाइकिल नहीं चलवा सकते, तो 22 करोड़ अवाम की मईशत कैसे चलवा सकते हैं, उसकी चलवा मशीन सकते कैसे हैं। अब इसमें एक सवाल है एहसन इकबाल साहब, और सवाल ये है कि देखें, पाकिस्तान की आबादी का जो घराने हैं, 40% के करीब लोग बाहर हैं। इस मुल्क में 29 अरब डॉलर हर साल आता है। ये पैसा जो है ये रोटेट होता है पूरे मुआशरती निज़ाम के अंदर। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करें और आज के तबादला रेट से इसको करें, तो आप देखें कितने खरबों में जाकर ये रकम जो है ये चली जाती है और फिर वो घूमती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक ज़रई मुल्क हैं और इस हद तक हैं कि आप 27 मिलियन टन गंदम भी पैदा कर लेते हैं, चावल भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा कर लेते हैं, चीनी भी आप पैदा कर लेते हैं, सब्ज़ियां भी आप अपनी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक पैदा कर लेते हैं। तो फिर आप ऐसे मुआशरे से
इनकलाब की तवक्को कैसे रख सकते हैं? शायद यही वो बेंचमार्क है जिसको खान साहब पहचान गए हैं और यही वो वजह है, वो कहते हैं हाँ ठीक है महंगाई है लेकिन मामला तो उधर पैसा भी है। नहीं, देखा, मेरा नहीं ख्याल कि पैसा इस वक्त कोई ऐसा है कि जिसने सेफ्टी वाल्व बनाया हुआ है। लोग तो बुरे हाल में हैं, और वही जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले मरहले में वो बेचारे हाथ पैर मारते हैं किसी तरह हमारा दाल दलिया बन जाए, लेकिन जब मायूस होते हैं तो वो बेपर के इनकलाबी हजूम की तरह सड़कों पर आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो आपने ज़राअत की बात की, इस वक्त तो ज़राअत सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट के ऊपर है। गंदम की बिजाई थी, जिमींदारों को डीएपी खाद नहीं मिली। जो खाद हमारे ज़माने में 2400 रुपए की बोरी थी, वो 9,500 रुपए की हो गई है। अभी जो है गंदम के पहले पानी से के साथ आपको यूरिया खाद डालनी होती है। पूरे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब में, यूरिया खाद का बदतरीन बहरान आया हुआ है। किसानों की लाइनें लगी हुई हैं, एक-एक, दो-दो बोरियां उन्हें मिलती हैं, खाद नहीं मिल रही है। जो इनपुट्स हैं वो सारे महंगे हो गए हैं, अद्वियात ज़रूरी बहुत महंगी हो गई हैं, अजनास की कीमत उन्हें उस हवाले से मिल नहीं रही। जो गल्ला पैदा होता है वो सारे का सारा स्मगल हो जाता है और हुकूमत की सरपरस्ती में स्मगल होता है। आपने कभी पाकिस्तान में सुना था कि गंदम की फसल मार्केट में आई हो और आटे का बहरान पैदा हो गया? पिछले साल वजीर खुराक या ज़राअत ने खड़े होकर असेंबली में कहा, हमें पता नहीं चला कि फसल गंदम की कहाँ चली गई है। भाई, फिर आपको अगर नहीं पता और ये हुकूमत इतनी बेखबर है तो फिर क्या कर रही है? मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान साहब, लगता है कि जिस तरह वो तकरीरें करते हैं, कल वो फरमा रहे थे कि माफियाज पाकिस्तान को लूट रहे हैं। चलिए जी, माफियाज पाकिस्तान को लूट रहे हैं तो आप किसी एनजीओ के वजीर आजम हैं या आप हुकूमत पाकिस्तान के वजीर आजम हैं? उन नहीं, माफियाज का उसमें मुकाबला। एहसन इकबाल साहब, आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर दवाई 3 रुपए से 7 रुपए की हो गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों, क्या मसला है? तो वो देखे ना, वजीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वजीरों को तो सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, इलाज उनका मुफ्त होता है। लेकिन आप अगर एक गरीब आदमी से पूछें जिसके घर में 3,000 रुपए महीने की दवाई आती थी, अब उसका खर्चा 11-12 हज़ार रुपए पे चला गया है। लोगों ने अपना इलाज कराना छोड़ दिया है। लोगों के घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाइयां लेनी है, वो अपना पेट काटें, उनका इलाज कराएं। क्या करें? इस वक्त तो नहीं, लोग इसका इतनी जवाब मुश्किल में। उन्होंने दिया है एहसन इकबाल साहब। वो ये बात कह रहे हैं कि जनवरी से सेहत कार्ड मिल जाएगा तो उससे जो आपकी बचत होगी, वो जो महंगाई हुई है वो उसके लिए कुशन बन जाएगा। ये इनके सेहत कार्ड, पता नहीं उसमें कितना बड़ा स्कैम होगा। जितने की ये अवाम को पैसे सुना रहे हैं, उतना तो बजट ही नहीं है हमारे मुल्क का। और मैं फिर ये बात दोहराऊंगा, देखिए हमारे दौर में पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों से गरीबों का मुफ्त इलाज होता था और उन्हें मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी, और वो ब्रांडेड दवाइयाँ मिलती थी, वो जेनरिक दवाइयाँ नहीं मिलती थी, जो अच्छी दवाइयाँ। आज आप बताइए ना, यही खजाना था, इससे ही लोगों को ये सब कुछ सहूलतें हासिल थी। आज अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएं, कोई टेस्ट कराएं, वो बड़ा महंगा मिलता है प्राइवेट की सतह के ऊपर। और दवाइयां नाम की तो चीज भी नहीं है। अब तो पैनाडॉल भी शायद नहीं मिलती सरकारी अस्पताल से। तो ये सारी जो मिसमैनेजमेंट है इस वक्त, तो लगता है कि पूरी हुकूमत और इंतजामी मशीन के नट बोल्ट खुल गए हैं और ऑटो पायलट के ऊपर मुल्क चल रहा है। लेकिन एहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि आप ये बात कह रहे हैं कि ऑटो पायलट पे चल रहा है, जो सूरत हाल है देखें, जो आपका शरह सूद है जिसका हमारी अफरात ज़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सप्लाई साइड का मसला है, वो 9.75% पर चला गया। तकरीबन जो IMF की रिक्वायरमेंट है 10%, उस पर चला जाएगा इवेंचुअली। डॉलर आपका 180 रुपये पर जा चुका है। हम बेशुमार चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अभी जो मिनी बजट वाला मामला है, उसके नताइज भी आना बाकी हैं। लेकिन अपोजिशन ना पार्लियामेंट के अंदर कोई मौसर है, ना सेनेट के अंदर जहाँ अक्सरियत रखती है। तो ये सिर्फ बात करने से तो कुछ नहीं होगा ना एहसन इकबाल साहब। पहले ये होता था, अपोजिशन इतना दबाव क्रिएट करती थी कि उसके नतीजे में कुछ रिलीफ मिल जाता था। नहीं, ऑपोजिशन ने तो दबाव क्रिएट किया है, और आपने देखा कि मुश्तरका इजलास में भी हमने भरपूर एहतजाज भी किया। लेकिन नदीम साहब, गुजारिश ये है कि मैं 5 टर्म्स अल्लाह के फजल से MNA रहा हूँ। जितनी अबतरी और पस्ती पार्लियामेंट के मेयार की और उसको चलाने की मैंने अब देखी है, जिंदगी में कभी नहीं देखी। जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, ये जियाले हैं पार्टी के।
ये पार्टी के वजीरों से पूछ के असेंबली चलाते हैं, ऑपोजिशन को माइक नहीं देते, हुकूमत के वजीरों को, ऑपोजिशन को गालियां निकालने के लिए आधा आधा घंटा 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 माइक दे देते हैं। आज तक एक भी जो हमने एडजर्नमेंट मोशन, चाहे महंगाई पे हो, चाहे खारजा पॉलिसी पे हो, चाहे मुल्क के किसी मसले पर हो, जो जमा कराई है उस पर बहस नहीं हुई, 3.25 साल हो गए हैं। जो भी लेजिस्लेशन होती है वो या बुलडोज होती है या ऑर्डिनेंस के जरिए आती है। देखिए, आप ये बात भी देखें कि जो फोरम्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, उनको गैर मौसर कर दिया गया है, और यही एक इंस्टीट्यूशनल एनार्की होती है कि जब आप एक एक करके तमाम कौमी इदारों को डिसफंक्शनल कर रहे हैं, उनको हमलावर हो रहे हैं उन पे। अब मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट ख़त्म है, अदलिया के फैसलों का ये वक़्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल किए। 7 महीने तक पंजाब हुकूमत उस फैसले को लेकर बैठी रही जैसे कि किसी मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 का ये फैसला आया हो। उसका भी कुछ एहतराम होता है। फिर आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर कैसे चढ़ाई है, वहाँ फॉरेन फंडिंग केस में चोरी पकड़ी गई है। अब उसको रोजाना सुबह शाम ये लोग दबाव लाते हैं, इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करते हैं कि वो उनकी मर्जी के फैसले दे। डस्का में इनकी चोरी पकड़ी गई। पाकिस्तान में पहली दफा सर्टिफाइड हुकूमत है जो वोट चोर डिक्लेयर हुई है। इनको परवाही कोई नहीं है, उल्टा ये इलेक्शन कमीशन को इल्जाम देते हैं। इसी तरह देखिए हर इदारे को इन्होंने बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। नाज़रीन, ये थे मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।